अब डेंसिटी की खुशबू तुझे आ चुकी है, तो चल स्वाद भी ले ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पहला लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो आज समझना इस ट्रांसवर्स वेव को बहुत ईजी हो जाएगा और हम इसको बहुत ही छोटे में डिस्कस करेंगे और वो सारे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जो नीट 2021 या जेई मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रिंग है, उसको हमने दीवार से बांध के रखा है एक जगह और ये स्ट्रिंग का एंड पॉइंट है। हम क्या कर रहे हैं, इसके एंड पॉइंट पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, जोर जोर से इसको हिला रहे हैं। तो ये डिस्टर्बेंस क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा और ये स्ट्रिंग के एकदम इस वाले पार्ट पे पास जाएगा। क्लियर है इतना बात? देखिए, ये तरह का डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट किया और ये ट्रैवल किया आगे की तरफ। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। बहुत ही आसान भाषा में ट्रांसवर्स वेव मतलब ये ट्रांसवर्स वेव एक ट्रैवलिंग वेव का एग्जांपल है, जिसमें वेव की एनर्जी या मोमेंटम क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, आगे आइए एक और बात हम जानते हैं कि अगर मैं स्ट्रिंग के दोनों एंड को फिक्स कर दूं, मतलब एक ए एंड है और एक बी एंड है, इन दोनों एंड को अगर मैं फिक्स कर दूं, तो अब बताना आप, मैं इस स्ट्रिंग को बीच में से ट्विंग हिलाता हूं नीचे की तरफ। जब मैं इसको नीचे की तरफ ऐसे अपने हाथों से नीचे की तरफ हिला के जस्ट छोड़ता हूं और मैं अज्यूम करता हूं कि ये स्ट्रिंग जो है एकदम टाइटली है अटैच्ड अपने एंड से, तो क्या होगा, स्ट्रिंग ऐसे होगा, फिर रुक जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी जाहिर सी बात है डेसिपेट होती है ना, एनर्जी लॉस होती है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा कुछ देर बाद। लेकिन जब आप इस स्ट्रिंग का मोशन देखते हो तो आपको समझ में आएगा गौर से कि इसके अंदर में क्या एक वेव बनी, ठीक है, और एनर्जी का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। चाहे आप उसको बीच से डिस्टर्ब करो या आप उसको एंड से डिस्टर्ब करो। अगर बीच से डिस्टर्ब करोगे तो पूरा स्ट्रिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर इस एंड से करोगे तो पूरा डिस्टर्बेंस आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये ऐसा हुआ क्यों पूरी स्ट्रिंग डिस्टर्ब हो गई। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, ये फिगर सी है। फिगर ए में अगर आप देख रहे होगे तो स्ट्रिंग जो है टाइटली अटैच्ड है। अभी हमने कुछ नहीं किया, टी बराबर 0 पे हमने टी बराबर 0 पे क्या किया, उसको एक डिस्टर्बेंस दे दिया, जिसकी वजह से अब आप खुद विजुलाइज कर पा रहे होगे कि स्ट्रिंग जो है ऐसी दिखने लगेगी हमको। ठीक है, और कुछ समय बाद वो पॉइंट सी पर रिटर्न हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई? जब आप बी पर फोकस कर रहे हो ना, तो आप एक चीज मुझे बताना, क्या स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी या स्ट्रिंग सी, इन तीनों की लेंथ तो इक्वल है? तो ये जब ऊपर और नीचे गई तो टोटल क्या लेंथ तो बढ़ जानी चाहिए, लेकिन स्ट्रिंग तो क्या है, फिक्स्ड है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? जब स्ट्रिंग फिक्स्ड है और ये स्ट्रिंग की थोड़ी डिफॉर्मिटी आई शेप में, तो होगा क्या कि सपोज कीजिए ये वाले पार्टिकल जो थे, इधर एक पार्टिकल है और इधर एक पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो था वो एल था, कैपिटल एल। तो अब क्या हुआ, वो डिस्टेंस देखो बढ़ गया, वो इतना ज्यादा हो गया। तो आप खुद बताओ मेरे को, अगर दो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, इंटरमोलिकुलर जो एरिया है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है दो पार्टिकल के बीच अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, और पार्टिकल बोलेगा नहीं नहीं मुझे दूर मत ले जाने दो, आपस में मुझे आपस में साथ में रहना है, सब पार्टिकल के साथ सबका विकास करना है। तो क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी। देखिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। समझ में आ रहा है आपको? कुछ देर बाद क्या होगा, ये वापस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जो आया वो स्ट्रिंग को वापस एक स्ट्रेट कर देगा। इतना बात आपको समझ में आया? तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इधर नाम हो जाता है टेंशन। तो इस टेंशन का काम क्या होगा, सबसे पहला काम तो ये होगा कि इट रीगेन्स इट्स शेप, इट हेल्प्स टू रीगेन द शेप ऑफ द स्ट्रिंग। और नंबर दूसरा काम क्या होगा कि इट अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप। आप खुद बताना कि कल को कोई भी आके इसको दो थप्पड़ मार के चला जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो टेंशन अंदर में काम पहले से कर रहा है, वो हल्का सा भी कोई चेंज हुआ तो उसको वो अपोज करेगा, पहला काम तो ये। और दूसरा कि एनी फर्दर उसमें कोई अपोजमेंट नहीं हो, क्योंकि जितना ज़्यादा अपोजमेंट होगा इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर में उतना ज़्यादा टेंशन फोर्स लगेगा और उसको वापस बैलेंस कर देगा। तो इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स शेप।
देयरफॉर ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपोज करता है एनी चेंज इन इट्स शेप, ये क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा, आपको पता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और इस तो इनके बीच में क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और ये अट्रैक्शन लगने की वजह से वापस स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो आप एंड देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी ट्रांसफर कर गई, यानी इस पूरे स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन लग रहा है, हर जगह टेंशन लग रहा है। तो एक चीज नोट कर ले तू, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि तो खुद बता, क्या ये जो वाई एक्स कर्व है, वाई एक्स कर्व मतलब पहले वेव का लेक्चर में जा, एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट थे, ठीक है ना, और वाई क्या था, उसका डिस्प्लेसमेंट था, हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, और वो वाई क्या कर रहा है, उसका मैक्सिमम वेव का एम्पलीट्यूड बता रहा है, ठीक है। तो ये जो वाई एक्स कर्व बना, ये जो वाई एक्स कर्व बना जो तू फिगर बी में देख रहा है, इससे हमको दो बातें समझ में आ रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है। तू खुद सोचना, तू उसको अगर हल्का सा डिस्प्लेस, हल्का सा तूने उसको छेड़ा तो ये ऊपर नीचे गया और वेव का शेप चेंज हो गया। तो उसकी वजह से तू बता सकता है कि ये जो पार्टिकल था, ये वाला, ये इतना ऊंचा रहा, ये वाला पार्टिकल जो था ये थोड़ा नीचे रहा, जिसकी वजह से क्या ऐसा हुआ, ऐसा कुछ आया ना, देख ऐसा कुछ आया, ये इधर आया, ये नीचे की तरफ आया। समझ में आ रही है तेरे को बात? तो इससे क्या बता सकता है तू, ये पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्टेंस बता सकता है आराम से, कौन ज्यादा दूर पे, कौन कम दूर पे, कौन नीचे की तरफ है, बता सकता है कि नहीं बता सकता है। तो इससे क्या है, तू डिस्प्लेसमेंट बता सकता है पार्टिकल का। और दूसरी बात क्या है, तू बता सकता है एज वेल एज द शेप ऑफ द वेव। तू खुद बता, ये शेप बना किस टाइप का, सिग्मॉइड शेप बना, साइन का शेप बना। तो इससे दो बातें समझ में आ रही है ट्रांसवर्स वेव से, पहला ये कि ये डिस्प्लेसमेंट बताता है पार्टिकल का, और दूसरा ये शेप बताता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में वैसी कहानी नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल या तो आगे जाता है या पीछे जाता है अपने मीन पोजीशन से। इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ वेव, तो पार्टिकल तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, वो एसएचएम करेगा अपने मीन पोजीशन पे। तो उससे क्या होता है, सिर्फ तुझे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता चलता है उस इक्वेशन से, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। उससे तेरे को वेव का शेप नहीं पता चलेगा। अरे वेव का शेप तू खुद ही बताना कैसे हो सकता है, पार्टिकल आगे पीछे जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है। तो इससे वेव का शेप तो तू खुद ही एक सके, तो वेव तो लाइन में चल रही है, साउंड तू कभी देख सकता है वेव को, नहीं देख सकता ना। लेकिन तू स्ट्रिंग पे, अगर तू स्ट्रिंग पे जो वेव है उसको देख सकता है, साउंड वेव को नहीं देख सकता, लाइट वेव को नहीं देख सकता, लेकिन इसको देख सकता है। तो इससे तेरे को क्या शेप पता चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में ये आता है जनरली ये क्वेश्चन, ठीक है। इससे हम लोग को शेप पता चलता है और डिस्प्लेसमेंट पता चलता है, ठीक है। एक और बात, तो मेरे को एक बात बता कि अगर ये जो दूसरा वाला पार्टिकल था ना, अगर इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पहला पार्टिकल कहां जा रहा है और कहां नहीं जा रहा है, तो वेव की कहानी क्या होती, ट्रांसवर्स वेव की। पार्टिकल ऊपर जाए नीचे जाए, तूने इसको कितना ही छेड़ दिया अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, तूने इसको कितना ही छेड़ दिया, ये पार्टिकल खाली ऊपर नीचे जाएगा, इसके बगल वाले पार्टिकल को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो तू कहता क्या वेव ट्रेवल कर पाती? नहीं, वेव ट्रेवल नहीं कर पाती, क्योंकि इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, तू ऊपर जा या नीचे जा। होता क्या है, ये पार्टिकल जब ऊपर गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया और ये आपस में खींच रहा है। लेकिन जब कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं रहा इस स्ट्रिंग के अंदर में, तो ये पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए, मतलब इजिली ये क्या स्ट्रिंग एक्सपैंड कर जाएगी इसको छेड़ने से, कोई फर्क ही नहीं हम लोग को। तो इससे क्या होगा, वेव प्रोपागेट नहीं करेगा, वेव आगे ट्रेवल नहीं करेगी। क्लियर है? आगे बढ़े तो नेसेसरी कंडीशन क्या हुई, नेसेसरी कंडीशन फॉर अ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या हुई कि अगर ये कंडीशन रहेगी तभी ट्रांसवर्स वेव उस स्ट्रिंग के अंदर बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती। सबसे पहला कंडीशन तो ये क्या है, अपोजिंग फोर्स जो होगा उसका रहना जरूरी है। अगर घंटा फर्क नहीं पड़ता दूसरे वाले पार्टिकल को पहले वाले पार्टिकल से, तो कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं आएगा, तो कोई ट्रांसवर्स वेव प्रोपागेट नहीं करेगी। नंबर दूसरा पॉइंट ये है, मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए। तो खुद बता, अगर मीडियम में इलास्टिसिटी नहीं है, मतलब अगर तूने उसको डिस्टर्ब करके छोड़ा और वो वैसे की वैसे ही रह गई, तो कभी वेव ट्रांसफर नहीं करेगी। उसका वापस आना भी जरूरी है, क्योंकि इलास्टिसिटी की वजह से ही क्या है, अंदर में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो मीडियम में इलास्टिसिटी तुझको चाहिए, बहुत अच्छे। नंबर तीसरा, इनर्शिया। देख इनर्शिया क्या होता है, हर एक आदमी का अपना एक इनर्शिया होता है, उसका एक अपना स्टेट होता है कि वो किस स्टेट में आना चाहता है। जैसे हम लोग आजकल क्या है, एक नंबर के प्रोक्रेस्टिनेटर है, हम लोग हमेशा आलसपन में रहना चाहते हैं कि हमें उठाओ मत अपने काम से। जैसे मैं बैठा हूं अभी यहाँ पे, मुझे उठाओ मत, कोई आके मुझे बोलेगा कि चलो चलो चलो, मैं नहीं जाऊंगा,
उससे बड़ा लेक्चर ही करा दूं ना मैं। तो इनर्शिया क्या होता है, हर एक पार्टिकल का अपना एक रहने का टेंडेंसी होता है अपनी जगह पर। तो अगर तूने उसको छेड़ा और अगर इनर्शिया ही नहीं है तो ये वापस अपनी जगह पे नहीं आएगी ना, वो ऊपर गई, वो ऊपर के ऊपर ही चली गई, उतना ऊपर भी नहीं जो तू सोच रहा है, वो ऊपर के ऊपर ही चली गई, ठीक है। तो इनर्शिया होनी चाहिए, और इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास, यानी मास तो होना ही चाहिए, अगर मास नहीं हुआ तो कोई काम का नहीं है। नंबर चौथा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। देख रिलेट करेगा तू इलास्टिसिटी चैप्टर से। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, ये एक रॉड है, सिलेंडर है, उस सिलेंडर पर तू क्या कर रहा है, ये सिलेंडर यहां से फिक्स्ड है दीवार से, ग्लू से फेविस्टिक से लगा हुआ चिपका हुआ है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे फोर्स लगा रहा है और एकदम केजीएफ या बाहुबली स्टाइल में तू उसको आगे की तरफ टांग रहा है। तो क्या कर रहा है, तू इस पूरे क्रॉस सेक्शन में क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, इसको क्या करेगा, खींचने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अब लंबा तो होगा नहीं, हम लोग के इंसान शरीर में दम तो है नहीं कि हम लोग पूरा टान के लंबा कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो होगा क्या कि ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है इसको हम कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। इसके यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। तो ये स्ट्रेस, इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। एक होता है शियर स्ट्रेस, इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं कि अगर मान ले ये एक बक्सा रखा हुआ है ऐसे थ्री डायमेंशन में, आगे पीछे बक्सा है, तूने क्या कर रहा है, उसके सरफेस पे तू एक उसके पैरेलल एक फोर्स लगा रहा है। जब तू उसको पैरेलल पे उस बक्से पे मतलब तू फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, तो ये बक्सा कुछ ऐसा हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो इसका लेंथ क्या हुआ, पहले एल था अब डेल्टा एल आया, तो ये क्या होगा, फोर्स ये क्या हुआ, स्ट्रेन, ये क्या हुआ, इधर जो लगता है इसको कहते हैं टेंजेंट, इसको कहते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस। इधर क्या लगता है, शियर स्ट्रेस लगता है। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि कोई ना कोई शियर स्ट्रेस होना चाहिए या टेंजेंशियल स्ट्रेस होना चाहिए। स्ट्रेस क्या होता है, उसके अंदर में होता है। हम क्या करते हैं, बाहर से फोर्स लगाते हैं, वो स्ट्रेस बढ़ता जाता है। बाहर से तो उसको कोई किसी ने माँ बाप ने अगर झाड़ा तो तेरा अंदर का स्ट्रेस बढ़ गया, तो स्ट्रेस होना भी चाहिए, ये नहीं तो सुसाइड कर ले बच के। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस भी होना चाहिए एक वायर के अंदर में या कोई भी मीडियम में जिसमें वेव ट्रैवल कर रही है। अगर स्ट्रेस नहीं है तो वो आराम से क्या, उसको टेंडेंसी टू अपोज ही नहीं है ना, जो फोर्स लगाया वो तो चला गया, पता चला रॉड एकदम आगे की तरफ घिसकता गया घिसकता गया घिसकता गया। तो ऐसा काम ही नहीं करना कि स्ट्रेस होना चाहिए, मजबूत बनना अपने को, नीट जल्दी है आ रहा है, मजबूत बनो। टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो मीडियम है उसमें रिजिडिटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैं, रिजिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। रिजिडिटी इज कंपल्सरी। तू खुद बता, अगर मैं एक लिक्विड का सरफेस ले लूं ना, तो लिक्विड का सरफेस के ऊपर में सिर्फ एक ट्रांसवर्स वेव बन सकती है, लेकिन लिक्विड के अंदर में ये सब कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि लिक्विड के अंदर में सिर्फ हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाते हैं। ट्रांसवर्स वेव लिक्विड के अंदर बनी नहीं सकती है, क्योंकि ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर पार्टिकल को धक्का लगाए वो तो आराम से स्विम करते करते चला जाएगा ना, मछली जल की रानी है, जहां फोर्स लगाओ वहां उसे जानी है। तो ये लिक्विड के अंदर में नहीं हो सकता, लिक्विड के अंदर में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल होगा। लेकिन लिक्विड के सरफेस पे क्या होता है, सरफेस से टेंशन होता है, जिसकी वजह से ट्रांसवर्स लिक्विड के सरफेस से बन जाती है। चल आगे बढ़ते हैं, देख अब मैं पूरा वेव को कैसे उड़ाता हूं, बहुत मजा आएगा। तो होता क्या है, लिक्विड का जो सरफेस है उस पर क्या टेंजेंशियल भी लग रहा है और लॉन्गिट्यूडनल भी लग रहा होता है, तो उसकी वजह से एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देख ये एक धागा था, थोड़ा लूज है और एकदम इसको कस के एकदम टाइट कर दिया, मतलब पहले बहुत लूज था, अभी थोड़ा क्या किया, डिस्टेंस बढ़ाया, थोड़ा हल्का सा लूजमेंट जो उसका कम हुआ और एकदम टाइट हो गया। तो पहले वाले केस में तू उसको अगर हल्का, तू खुद विजुअलाइज करना, तो बचपन में बहुत ऐसे यो खेलता होगा, तू अगर हल्का सा भी उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो वो वेव उतना जल्दी नहीं जाएगा। थोड़ा हल्का टाइट किया तो वेव क्या जाएगा, खट सीधा चला जाएगा, और तूने एकदम ही टाइट कर दिया ना उसको, तो हल्का सा कर ट्विंग इधर चला जाएगा फट से, और एकदम सडन होगा ये। तो वेव की वेलोसिटी क्या टेंशन पर डिपेंड करती है कि नहीं करती, बता। जितना ज्यादा वो टेंशन होगा उसके अंदर में, उतना ज्यादा वेव की वेलोसिटी होगी, पहला बात। दूसरा, मास पर यूनिट लेंथ म्यू,
मास मतलब से मास से क्या आता है, इनर्शिया आता है, और जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना कम क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो कुछ समझ, अगर वो अपने स्टेट में ही रहना चाह रहा है, वो बोलता है कि मेरे को डिस्टर्ब भी मत कर तो तू चाहकर भी उसके अंदर वेव ला पाएगा क्या, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर पाएगा नहीं। तो तू खुद बताओ, जो वेव की वेलोसिटी आएगी ट्रांसवर्स वेव की, उसकी इक्वेशन क्या आएगी, v इज इक्वल्स टू रूट ओवर टी बाई म्यू। मैं लिख के दे रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि क्या पता तुझे इस फॉर्मूले का सूरत नीट 2021 में देखने को मिल जाए। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट ओवर टेंशन अपॉन म्यू। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर वजन है इसका 10 किलो और लेंथ भी 10 मीटर है, तो मास पर यूनिट लेंथ म्यू का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव की इक्वेशन है। चल फिजिक्स का एक बहुत ही कबाड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, उसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। कुछ नहीं करना, रिलेटिव वेलोसिटी खाली डराने के लिए है, एकदम इजी चीज है। VWS कर दे, तो जो पहले है उसको पहले लिख दे, जो बाद में उसको बाद में लिख दे। तो वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ये विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग। आगे समझते हैं इस इक्वेशन को। लेकिन अगर एक बात बता, अगर तेरे को एक रॉड दे दिया तो उसका तेरे को म्यू पता है, ठीक है, तो तू क्या करेगा, म्यू इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ। लेकिन अगर तेरे को एक रिंग दे दिया ना, और उसमें अगर वेव ट्रेवल कर रही है, तो तू म्यू का वैल्यू चेंज कर देना। क्या लिखेगा बता, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस m/2πr। समझ में आ रहा है, ढेरों सारे सवाल बन सकते हैं इस पे। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख, सपोज कर तू बन गया डॉक्टर और तेरे पास आ गया एक ऑडी। ये ऑडी नहीं, ट्रक है। अभी के लिए तो ट्रक ही है तेरे पास, बाद में आई ऑडी डॉक्टर बनने के बाद। तो अगर तू डॉक्टर बन गया, तेरे पास ऑडी आ गई और उसमें तेरे पास कोई काम तो है नहीं, तूने कहा कि चल एक एक्सपेरिमेंट ही किया जाए इस ऑडी के अंदर में। क्या है भाई, बस गाड़ी ले लिया, अब एक्सपेरिमेंट ही करना, इसीलिए तो गाड़ी लिया हमने। तो क्या किया तूने उसमें, ये तुम्हारे पास स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में एक वेव तूने बनाई, ये गाड़ी रुकी हुई है अपनी जगह पर, ठीक है। तो इसमें तेरे को म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.01 kg पर मीटर। देख, kg पर मीटर मतलब समझ में आ रहा है, मास पर यूनिट लेंथ, kg पर m। तो और टेंशन का वैल्यू दे रखा है तेरे को 100 न्यूटन। तो तू एक बात बता, देखते ही तेरा आंख चमक गया, तू बोला मुझे और कुछ की जरूरत नहीं है, मैं सीधा वेलोसिटी निकालूंगा 100/0.01 करके, 100 गया तो 100 आया, यानी इसके अंदर में जो वेलोसिटी आएगी वेव की वो कितनी आएगी, 100 मीटर पर सेकंड आएगी। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब फिजिक्स बाबा अपना खेल दिखाएंगे। फिजिक्स बाबा कहेंगे कि भैया इस ऑडी को भी आप, पीछे की तरफ ऑडी जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से, और इसमें सेम कंडीशन वही है। अब बताना आपको वेव की वेलोसिटी। अब बेटा मामला गड़बड़ हो गया, बिकॉज ये जो इक्वेशन था ना रूट ओवर टी बाई म्यू, ये वेव की वेलोसिटी की थी, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम थी। समझ में आ रहा है तेरे को बात कि नहीं आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम थी, ठीक है। देख, जो वेव की वेलोसिटी आएगी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम आएगी, तेरे को पता है, तू टेंशन का वैल्यू तेरे को पता है 100 है, म्यू का वैल्यू तेरे को पता है, उससे तू रखेगा, तेरे को एक वेलोसिटी की इक्वेशन मिलेगी। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, एग्जाम में तुझसे पूछता है, तू रूट ओवर टी बाई म्यू मार्क करके मत आ जाना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव जो है ना वो होगी वेलोसिटी ऑफ एस प्लस VWS। देख ये वाला इक्वेशन, देख ये वाला इक्वेशन, देख वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो वेलोसिटी ऑफ वेव वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ VS प्लस VS हो जाएगा, प्लस VS हो जाएगा। समझ में आ रहा है तेरे को, VW क्या हो जाएगा, VWS प्लस VS हो जाएगा। इधर से देख ये वाला इक्वेशन, तो इधर से तुझको वेलोसिटी ऑफ वेव मिल जाएगी। तुझको पता है VS का वैल्यू क्या है, यानी स्ट्रिंग तो क्या है -40 है, तो -40 आई कैप कर दे, और इसका वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग क्या है 100 है, आई कैप की तरफ आंसर आएगा 60। तो यानी जो वेव है वो पीछे की तरफ जा रही है। इतनी बात तेरे को समझ में आ रही है, ये किसके, ये ऑब्जर्वर बाहर में रखा हुआ है उसके नजर से जा रही है ये चीज। अगर ऑब्जर्वर अंदर में होता तो तब तो भैया स्ट्रिंग ही मूव नहीं कर रही है ना, तब तू VW लिख सकता है 100, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बात, चल आगे क्वेश्चन करते, बहुत मजा आएगा। सवाल में क्या है, एक 10 किलो का मास दे रखा है, म्यू दे रखा है इस पूरे वायर का जिससे ये मास हैंग है, और 2 मीटर लेंथ दे रखा है, 2 पॉइंट ए बी। तो उसको बतानी है लैम्डा ए डिवाइडेड बाई लैम्डा बी, इसका वैल्यू क्या होगा।
लैम्डा मतलब क्या होता है, वेवलेंथ होती है, ठीक है। देख होगा क्या कि जैसे जैसे तू ऊपर जाएगा ना, क्योंकि ये धागा का एक वजन है, 5 किलो वजन बढ़ते जा रहा है हर मीटर, तो कुल मिलाकर इसका वजन कितना हुआ 5×2, क्योंकि 2 मीटर लंबाई है इसकी और हर मीटर की वजन 5 किलो है, तो 5×2 तो कुल मिलाकर इसका वजन कितना हो गया 10 हो गया। और लीनियरली क्या हो रहा है, इसका वजन बढ़ते जा रहा है, तो अल्टीमेटली 10 नीचे लटका हुआ है और ऑलरेडी इसका हर पॉइंट पे इसका मास बढ़ते जा रहा है। वेलोसिटी की इक्वेशन √/t/μ होती है, तो क्योंकि इसका वजन बढ़ते जा रहा है तो क्या वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा mg होगी उतनी ही ज्यादा तो क्या टेंशन होगी इसके अंदर में। और तू बता मेरे को एक बात, जितनी ज्यादा टेंशन होगी क्या उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, यानी ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे तो क्या तेरे को जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी, लेकिन अगर तू बी पॉइंट पे जाएगा तेरे को वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे तू बी पे गया ना वैसे वैसे टेंशन बढ़ गया। समझ में आ रहा है, वैसे वैसे टेंशन बढ़ गया, और टेंशन बढ़ गया तो हुआ क्या, वेलोसिटी बढ़ गई। और वेलोसिटी तेरे को पता है एक इक्वेशन होती है, और तू खुद बता ए पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है वही क्या बी पॉइंट पे हो, क्योंकि सोर्स तो सेम है, तू एक वजन लगा रखा था और तूने उसको हल्का सा डिस्टर्ब किया, तो ए पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वही बी पे होगी, क्योंकि सोर्स क्या है सेम है। इसको कुछ नहीं, इसको इक्वेट करना है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है v/λ होता है, = v/λ a b b। तो तेरे को क्या निकालना है, लैम्डा a/λ b निकालना है, = va/vb कर दे। एक काम कर √/10/μ कर दे, t/μ, म्यू तो सेम है पूरा सब पूरा सिस्टम का, अगर तू ए पॉइंट और बी पॉइंट तो म्यू तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, टेंशन = mg, यानी कितना 100, क्योंकि मास 10 है, लेकिन इसके लिए कितना हो जाएगा बता, 5 × 2, कुल मिलाकर 10 किलो बढ़ गया, और 10 और 10 कुल मिलाकर 20 किलो हो गया वजन, तो इधर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, = 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया। समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, नीचे में एक मास है 10 kg लटका दिया है और ऊपर से बांध दिया है, ठीक है, म्यू का वैल्यू दे रखा है इस स्ट्रिंग का और इसका लेंथ दे रखा है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बता कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं क्या टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि मास बढ़ता जा रहा है, लेकिन तू खुद बता एक और बात, क्या इधर तक का mg 100 था और इसका मास कितना हो जाएगा, 2 × 0.01 × 100 कर दे, एक काम कर 2, तो ये टोटल कितना हो गया 102, यानी बी पॉइंट पे mg का वैल्यू 102 हो गया। तो स्लाइट खाली मास चेंज हुआ है। तो एक काम कर t = L/v कर। क्यों L/v करने बोल रहा हूं मैं तेरे को, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा भी नहीं है मास का वेरिएबिलिटी, mg का वेरिएबिलिटी, तो मैं मान के चलते हैं कि वेलोसिटी इतनी भी कोई ज्यादा चेंज नहीं हुई। मैं मानता हूं कि वेलोसिटी √/t पे डिपेंडेंट है, तो t बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वेलोसिटी हल्की सी बढ़ेगी, तो टेंशन खुद ही बहुत कम बढ़ रहा तो वेलोसिटी उतनी नहीं बढ़ेगी, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट मान के चल, और डिस्टेंस का वैल्यू 2 है, और वेलोसिटी जब तू निकालेगा तो एक काम कर वेलोसिटी = √/10 यानी 100 अपॉन म्यू का वैल्यू क्या है 0.01, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसको 100 ही मान के चल, और ये लगभग कितना आया 0.02 सेकंड आया। लेकिन अब एग्जाम में जब तू मार्क करेगा तू लेस देन 0.02 सेकंड कर देना। क्यों लेस देन 0.02 सेकंड कर देना, बिकॉज 0.02 सेकंड लग रहा है जब वेलोसिटी फिक्स्ड है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, तो टाइम तो उससे कम ही लगेगा, तो आंसर 0.02 सेकंड को मार्क करके आगे बढ़ जाना, आंख बंद करके, ट्रिक बता दिया। देखो इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, रॉड दे रखा है, उसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू तुमको दे रखा है, ठीक है, और इसका लेंथ एल दे रखा है, और खाली ये रॉड ही है। तो एक बात बताओ, जब तुम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो क्या उसका मास धीरे धीरे बढ़ रहा है, बिकॉज अगर सपोज करो ये पॉइंट ए है, तुम x ऊपर गए तो इसका वजन क्या हो जाएगा μx हो जाएगा, और जो टेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा μxg मास इनटू जी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी μxg अपॉन म्यू कैंसिल = √/xg। तो जितना ज्यादा x बढ़ते जाएगा यानी नीचे से दूरी बढ़ते जाएगी, क्या उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। बहुत अच्छे, तो वेलोसिटी तो फिक्स नहीं है, वेलोसिटी और √/x में एक पैराबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी और x कुछ ऐसा होता तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता,
मतलब टाइम के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पर्टिकुलर रेट से एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस तुमको पता है कि जब भी वेलोसिटी दी गई और एक्सेलरेशन पूछा है तो हमेशा v dv by dx फॉर्मूला लगाते हैं पूरे काइनेमेटिक्स में। तो v का वैल्यू क्या है, रूट ओवर एक्स जी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स जी। इतनी बात समझ में आई। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको फॉर्मूला मिलेगा रूट ओवर जी बाई टू, यानी एक्सेलरेशन जो है रूट ओवर जी बाई टू, यानी एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। रूट ओवर जी बाई टू से एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक बात बता, क्वेश्चन हमसे पूछता है कितना टाइम लगेगा वेव पल्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास जाने के लिए। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो, जब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो एस का वैल्यू तो क्या है, एल है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पे जब तू देखेगा तो इस पॉइंट पे तो क्या, ए पॉइंट पे कोई भी नीचे में मास नहीं रख रखा है, जब मास ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, तो इस पॉइंट पे क्या लगेगा, तुम्हारा वेलोसिटी जीरो होगी। तो हाफ इंटू जी टी स्क्वायर मतलब रूट ओवर जी बाई टू इंटू कितना टाइम टी लगा तो टी स्क्वायर कर ले, और 2l ये इधर गया, 2l बाई 2/g ये हो गया टी स्क्वायर का वैल्यू। समझ में आया। जब तू उसको सॉल्व करेगा तब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो g बाई टू आएगी, सॉरी इधर g बाई टू आएगी सॉल्व करेगा तो। जब तू g बाई टू आएगी तो g बाई टू को लिख दे इधर, और g बाई टू को जब इधर लिखा तो 4l बाई जी, यानी कितना हो गया 2 रूट ओवर l बाई जी, ये आ गया टाइम का वैल्यू। मतलब इतना टाइम लगेगा वेव को a पॉइंट से b पॉइंट पर जाने के लिए, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन तू लिख, ये खुद से सॉल्व करेगा। एक धागा है, धागा से एक मास को अटैच कर रखा है, ऊपर से एक गेंद को गिराई, ठीक है, ड्रॉप किया उसको। तो तुझको एक बात बताना, अगर इसका लेंथ l है तो, और अगर इसका स्ट्रिंग का म्यू दे रखा है तेरे को और इसका वजन m दे रखा है, तो कितने टाइम के बाद इधर से जो वेव निकली और ये जो बॉल गिरी कितने टाइम के बाद मीट करेगी, ये तेरे को फाइंड आउट करना है। तो खुद बता मेरे को कि अगर एक ट्रक है वो 200 के स्पीड से जा रही है और एक और ट्रक है और अगर वो 100 के स्पीड से जा रही है, और दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस तू देखेगा तो कुछ डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स में तो ये बहुत करता है कितने समय बाद ये जो ए ट्रक है इस बी ट्रक को ओवरटेक कर जाएगी। इधर वेव में भी यही होता है कि एक वेव है जिसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है और एक और वेव है जिसकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड है। इसका तेरे को टेंशन का वैल्यू दिया रखा है, म्यू का वैल्यू तेरे को दे रखा है, तो तेरे को बताना कितने समय बाद ये इसको ओवरटेक कर जाएगी। क्या तू बता नहीं सकता है? आराम से बता सकता है। देख वेलोसिटी की इक्वेशन जो है रूट ओवर टी बाई म्यू है, ठीक है। तो अगर तू एक रॉड ले ले, उस रॉड का मास m है, लेंथ उसका l है और उसकी डेंसिटी ये दे रखी है। अब डेंसिटी की खुशबू तुझे आ चुकी है तो चल स्वाद भी ले ले अब। तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, m पर l होती है। मास को तू क्या लिख सकता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन l। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू l इंटू रो डिवाइडेड बाई l। ए कटा इज इक्वल्स टू एरो। ए रो मत भाई, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी से रोना नहीं है अपने को। तो याद करने का तरीका तुझे पता चल गया, एरो होगा। जब तू वेलोसिटी की इक्वेशन लिखेगा तो रूट ओवर टी बाई रो ए, या एरो मत। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या लगेगा, जब भी डेंसिटी दे रखा तुझे एग्जाम में, तो एग्जाम में वेव का क्वेश्चन देख रहा है और तेरे दिमाग में डेंसिटी आई, तुझे वेलोसिटी पूछी, तेरे दिमाग में फट से आना चाहिए रूट ओवर टी बाई रो ए, ठीक है। या एक बार बता, टेंशन अपॉन एरिया, कुछ देर पहले बताया था क्या था, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस था, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी। समझ में आया तेरे को। या एक और बता, स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई अल्फा डेल्टा टी, ये यंग मॉडुलस है और अल्फा डेल्टा टी तुम्हारा, तो ये फोर्स अपॉन एरिया ये क्या थर्मल स्ट्रेस है। तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वाई अल्फा डेल्टा टी बाई डेंसिटी, ये इक्वेशन बनी। इससे डिफरेंट प्रॉब्लम्स तू कर सकता है। और इसी के साथ ट्रांसवर्स वेव मैंने बहुत जल्दी में खत्म किया है, लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन नहीं आएगा ट्रांसवर्स वेव का, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ रहा है तेरे को, चल निकले फटाफट। थैंक यू। अगर तेरे को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो